बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे आज। एक तो अभी ख़बर आई कि अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई है, बल्कि ये ख़बर भी आ रही है कि फवाद चौधरी उनकी जानिब से थप्पड़ शुएब शाहीन को मारा गया है। तो एक तो इस तनाज़ुर पे हम बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर क्योंकि वकला बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद में, बल्कि तकरीबन तमाम वकला जो है वो मेन पोजीशंस में हैं, तो इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पार्टी के लिए कमज़ोरी का बायस बनते ही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो अभी रिसेंटली जो वकला तहरीक शुरू होने के इम्कानात थे, उसमें पीटीआई के वकला के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वहाँ पे भी कोई खातर खा नताइज जो है वो सामने नहीं आ सके। इस एक तो इस तनाजुर पे हम बात करेंगे, और दूसरा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से 4-5 रोज़ पहले जो बात की गई थी कि जो जजेस हैं वो काम नहीं कर रहे, इसलिए मुझे नए जजेस जो है वो मैं ला रहा हूँ और लाने हैं क्योंकि काम हमने करना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल जवाब दिया, और जवाब बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा कि ये तो रिकॉर्ड देख लें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वो रिकॉर्ड सामने आया है, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कितना कितना काम किया है। वैसे पता ही था पहले, लेकिन अब रिकॉर्ड भी सामने आ गया है, तो वो रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ कमिटीज़ में से भी जजेस को निकाला गया है। ऐसे लगता है जिस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है आखिरी 15 रोज़ में उन्होंने अपने जो सीनियर जजेस थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनको बड़ी बड़ी कमेटी से निकाला। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी होने जा रहा है कि नए जज आ गए, आप पुरानों को निकालें। तीसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान के केसेस। वो केसेस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली आई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, फिर ट्रांसफ़र जजेस, चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस आ चुके हैं, नए जजेस आ चुके हैं, तो इमरान खान के केसेस पर भी इनका असर होगा। अब उसमें बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस हैं, किस स्टेज पे हैं, और जीएचक्यू हमला केस किस स्टेज पे है, वो आगे किस तरह बढ़ रहा है, उस पर भी बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो अडियाला जेल के बाहर से खबर आई कि वहाँ पे आज शुएब शाहीन भी मौजूद थे और फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, क्योंकि फवाद चौधरी जो है वो जीएचक्यू हमला केस में मुलजिम है। तो जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, तो वो वहाँ पे पहुँचे थे। शुएब शाहीन क्योंकि इमरान खान के वकील हैं या उनकी लीगल टीम या उनकी वकला की टीम का हिस्सा है, तो वो भी जो है गायब गायब मुलाकातों के लिए जाते रहते हैं। तो उनके दरमियान अडियाला जेल के बाहर तल्ख़ कलामी हुई, और उस तल्ख़ कलामी के हवाले से ये खबर आ रही है कि शुएब शाहीन को फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा और शुएब शाहीन गिर गए। फिर एक जो है वो फवाद चौधरी उनकी जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए गए, जो शुएब शाहीन है उनके टाउट होने के, इस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। बहरहाल मामला कुछ यूँ है कि फवाद चौधरी उसके बाद अंदर चले गए, वहाँ बीच बचाव कराया जो जेल हुकाम थे। उसके बाद मामला अब इमरान खान साहब के सामने जाएगा, या ये दोनों वकील बाहर दोबारा जो है वो इनके सामने कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि जो पीटीआई है उसके अंदर वकला, हमने देखा कि 9 मई के बाद वकला की एंट्री हुई, और 8 फरवरी तक तो फिजिकली अगर कोई पब्लिक में आकर कोई बात कर रहे थे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चेयरमैन था या कोई भी बंदा था, तो सिर्फ वकील थे। 8 फरवरी के बाद जब एमएनएज एमपीएस जीते तो वो कुछ लोग जो है वो बाहर आना शुरू हुए, और उसके बाद असद कैसर और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए। लेकिन पीटीआई जो है वो एक तरफ बतौर जमात, बतौर सियासी जमात इस कोशिश में है कि वो एक बड़ी मूवमेंट शुरू करे, बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करे, जिससे एक मोमेंटम बने, हुकूमत पर दबाव बने। वो खुद उन्होंने कोशिश की 26 नवंबर को भी, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। जिस तरह 26 नवंबर को यहाँ डी चौक से उनको वापस भेजा गया, जिस तरह के इल्ज़ामात, खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात आए, लेकिन पीटीआई की जानिब से हुकूमत पर उस लेवल का दबाव नहीं बनाया जा सका कि वो दबाव डालकर इमरान खान साहब की रिहाई करवा सके। लेकिन इसी के साथ 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई, तो ऐसे वकला जो जिनका पॉलिटिकली पीटीआई के साथ एफिलिएशन नहीं थी, उनमें मुनीर मलिक हैं, उनमें अली अहमद कुर्द हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, फैसल सदीकी हैं, इसी तरह हामिद खान तो पीटीआई के हैं लेकिन वो भी उनमें मौजूद हैं। ये 2007 की वकला तहरीक के लोग थे। तो हमने देखा कि पीटीआई के अंदर जो वकला के दरमियान तकसीम है
उस तकसीम की वजह से ये जो ग्रुप हुकूमत मुखालिफ को तहरीक शुरू करना चाह रहा था, उस तकसीम की वजह से ये भी शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीटीआई के वकला की जानिब से इस ग्रुप को जो हुकूमत मुखालिफ जो वो तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं। फिर एक बात जो की जाती है कि इतने बड़े पैमाने पर अदलिया में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, इसका आखिरकार जो इसका नुकसान होना है, नुकसान उठाना है, वो इमरान खान साहब हैं। इसके बावजूद पीटीआई के वकला की जानिब से उस लेवल पर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी बज़ाहिर कि वो एक मोमेंटम बनाती, वो नॉन पॉलिटिकल, वो एक तहरीक वकला की जो बनी हुई है, एक कमेटी बनी हुई है कराची से, वो यहाँ पर आए, उनको उतनी सपोर्ट नहीं मिली और वो उस किस्म की तहरीक आगे नहीं बढ़ सकी। अगर पीटीआई के वकला मुत्तहिद होते, उसको सपोर्ट करते, और वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक वकला की तहरीक का मतलब ये था कि पीटीआई भी हुकूमत मुखालिफ है तो हर हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि अंदरूनी खलफशार भी है, मुखालफतें भी हैं। आप सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो शेर अफजल मरवा साहब जो है वो उन्होंने इल्ज़ामात पहले भी लगाए, अब जो है वो बाहर निकलने के बाद दोबारा वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसी तरह बाकी जो वकला अंदर मौजूद हैं पीटीआई के, उनके अंदर भी इख्तलाफात हैं। तो यूँ जो एक पीटीआई बतौर सियासी जमात तो वो स्ट्रगल शुरू नहीं कर सकी, वो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भी उनको सपोर्ट ना करने की वजह से वो शुरू नहीं हो सकी। बहरहाल हमारी सियासत में अदम बर्दाश्त भी बढ़ता जा रहा है, जिस तरह ये वाक़या हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन पीटीआई के अंदर एक और ट्रेंड भी बड़ा जो है वो उसको रवाज पड़ा है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं, एक दूसरे को टाउट कहा जाता है, एक दूसरे को कंप्रोमाइज कहा जाता है, और बहुत सारी खबरें भी आती हैं। तो ये जो ट्रस्ट है एक दूसरे पर और पार्टी के साथ जो है वो उनका जो ट्रस्ट लेवल है, या इमरान खान साहब के साथ चलने का, इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं हर पीटीआई के दूसरे लीडर, दूसरे वकील पर आते रहते हैं। इसी वजह से बतौर सियासी जमात पीटीआई को नुकसान भी हो रहा है। तो ये एक जो वो खबर आई थी, उसके हवाले से हमने बात की। अब दूसरा हमारा मौजू है वो जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। 6-7 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डेफिनेटली मुख्तलिफ कमेटीज़ में भी वो आएंगे, केसेस भी सुनेंगे। फिर 26वीं आईनी तरमीम में जो फुल कोर्ट अगर बनता है, फुल बेंच बनता है, तो फिर उन जजेस को भी हम जो है वो देखेंगे। और मुस्तकबिल में जो आईनी बेंच बनेगा या आईनी बेंच एक्सटेंड होता है, आईनी बेंच तब्दील होता है, तो नए जजेस भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पुराने जजेस के हवाले से हुकूमत को यकीन नहीं है कि वो कहीं उनके साथ, उनके खिलाफ ना चलें या उनके साथ जो है वो नहीं चलेंगे। हुकूमत उनके हवाले से ऐसा तासुर रखती है। तो इसलिए इन जजेस का आना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीली लाएगा। एक तब्दीली जो है वो हमें नज़र भी आई, जो जुडिशल एकेडमी है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उसको देख रहे थे, उससे उनको हटा दिया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ कमेटी से जस्टिस अतर मिनल्ला या बाकी जजेस जो है उनको हटाया जा रहा है। तो ये वही ट्रेंड मुझे लग रहा है कि जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक ने आखिरी 15 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, इसी तरह लीगल अफेयर्स की जो कमेटी थी, जो इंतजामी जजेस थे स्पेशल कोर्ट्स के, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इंतजामी जजेस थे, सबको तब्दील कर दिया। सब नए जजेस, सीनियर जजेस, उनको साइडलाइन कर दिया। और जो नए जजेस आए थे पुराने जो है वो उनको या ट्रांसफ़र होके आए थे, या जो है वो नए जजेस अभी एडिशनल जज हैं, उन तमाम को इन कमेटीज़ में डाल दिया था। तो अब ऐसे लगता है कि यही पैटर्न जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी अपनाएंगे, और जस्टिस याह्या अफरीदी उन जजेस को लेकर आएंगे जो नए आए हैं, और नए जो है वो समझते हैं कि वो काम ज़्यादा करेंगे। अगरचे जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो बात की थी, उस बात की अभी जो सबूत सामने आए हैं, तो मेरे ख्याल में पिक्चर ही मुख्तलिफ है कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता। पहली बात तो ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी उनको इस किस्म की बात अपने ब्रदर जजेस के हवाले से करनी ही नहीं चाहिए थी, कि आप जो है वो आप ये अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप बड़े काम कर रहे हैं, और आप बड़े मुखलिस हैं, और आप बड़े आइन पर चलने वाले हैं, और आप बड़े हलफ की जो है वो पासदारी कर रहे हैं, और बाकी सारे नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ऐसी बात करने से कम अपने काम को, अपने रिकॉर्ड को देख लेना चाहिए। तो वही बात कल फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने की
के रिकॉर्ड देखें, वेबसाइट पर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, देखें रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी कितनी है। तो अब जो है वो रिकॉर्ड सामने आया है और रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल में बड़ा ही हैरान कुन है। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की कारकर्दगी उसमें बड़ी मायूस कुन जो है वो लगी है। रिकॉर्ड ये कहता है कि जो इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, इसमें जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो टोटल बताती हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी की टोटल जजमेंट्स पिछले 7 साल में वो हैं 67। और जब ये आईनी तरमीम आई, मतलब जब वो चीफ जस्टिस बने, तो 26 अक्टूबर से लेकर आज तक अगर 15 फरवरी तक बात की जाए तो एक रिपोर्टेड जजमेंट है। ये हम पहले भी कहते थे कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, बजाय इसके कि वो जुडिशल काम पे अपना जो है वो जोर दें, उन्होंने फुल कोर्ट भी बुलाई, वो कहते हैं कि हम पेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो, हालांकि डिस्ट्रिक्ट बार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो हाई कोर्ट्स के मातहत है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास जा रहे हैं, कभी बलोचिस्तान में, कभी सिंध में, और कभी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इस किस्म की तकरीबात, इस किस्म की मीटिंग्स, इस किस्म के वफूद से मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आए रोज प्रेस रिलीजेस आ रही होती हैं, लेकिन जो जुडिशियल वर्क उनका देखा जाए तो एक रिपोर्टेड जजमेंट्स है 26 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक, और टोटल जजमेंट्स हैं उनकी 67। और 2018 में जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट आए, और 2018 में ही जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट आए। तो 7 साल में जस्टिस मंसूर अली शाह की 244 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी 13 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। 1 और 13 ये आप अंदाजा लगा रहे हैं, और 67 और 244 कितना बड़ा फर्क है। जो है वो तकरीबन ये पिछले 1.5 माह में, जब से 2025 में 6 जो है वो उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स है जस्टिस मंसूर अली शाह की, तो ये इतना जो कारकर्दगी जो है वो रिकॉर्ड पे नज़र आती है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने बताया, वो पहले ही उनके हवाले, उनकी कम्पिटेंसी के हवाले से तो पहले ही लोग बड़े जो वो बात भी करते थे, और क्लैरिटी भी थी, क्लियर भी था, उनकी जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं इस हवाले से, और रिकॉर्ड भी अब जो है वो सामने आ गया है। तो इसलिए जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को अपने जजेस की एक तो मशवरे भी सुनने चाहिए, और जिस तरह उन्होंने एक बड़ी ही मुनासिब तरीके से बात की थी कि 10 फरवरी के इजलास में, और जस्टिस याह्या अफरीदी चाहते तो मेरा ये ख्याल है कि वो कन्विंस कर सकते थे कमीशन को, और अपने ब्रदर जजेस के साथ जा सकते थे। चे जाए कि वो कहते कि मुझे 8 जज चाहिए, मैं ये काम नहीं कर रहे। और भाई काम किस लिए नहीं कर रहे कि आप जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, खुद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बेनिफिशरी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बेनिफिशरी हैं। तो जब खुद जो है बेनिफिशरी हैं आप, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप काम नहीं कर रहे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हर बंदा जो है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले 26वीं आईनी तरमीम को देखना चाहिए, चे जाए कि उस पे होने वाले इक़दामात को आप आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। 40 से ज़ायद जजेस जो है वो पूरे मुल्क में आपने जो है वो तैनात कर दिए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र हुए, उसमें भी आपकी कंसल्टेशन आ गई, वहाँ पे भी जजेस की बात थी। फिर सीनियरिटी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी उसको जो है वो तय होना था, तो आप जैसे आमिर फारूक को आपने वोट दे दिया। तो ये सिचुएशन जो है मेरे ख्याल में जो बेनिफिशरी जजेस हैं उनको आज खुद देखना चाहिए कि कम से कम हम बेनिफिशियरी हैं, तो इसलिए ये तासुर ना जाए कि हम अपने आप को, अपने जो टेन्योर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कुर्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। और उनको तो ज़्यादा मुतात होना चाहिए और अपने ब्रदर जजेस की बात सुननी चाहिए जो मुतासरा हैं, जिनका हक बनता था, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं हो रहा। तो अब जो है वो रिकॉर्ड सामने आया है, तो रिकॉर्ड में तो जैसे याह्या अफरीदी साहब की कारकर्दगी मायूस कुन मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क है। अब बाकी जजेस जैसे मुनीब अख्तर और बाकियों के भी निकाल के हम सामने लाएंगे कि किसकी क्या कारकर्दगी है, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो जो चीफ जस्टिस हैं, जो अपने ब्रदर जजेस के हवाले से बात करते हैं, वो कहाँ पर खड़े हैं। तो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बहरहाल सिनेरियो तब्दील होगा, आपको लगेगा आइंदा चंद रोज़ में कि 8 जजेस 7 जजेस को आप कहाँ कहाँ किस किस बेंच में वो लगाते हैं। ख़ास तौर पर मुझे तो इंतज़ार है कि आईनी बेंच में उनको जब वो कहीं ना कहीं लगाया जाएगा, जस्टिस आमिर फारूक साहब और दूसरे जजेस को। इसी तरह अगर 26वीं आईनी तरमीम में फुल कोर्ट अगर ना हुई, फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं फुल कोर्ट नहीं है, तो फिर इसका जो है वो लार्जर बेंच बना दिया जाएगा, मतलब 8 की बजाय कहेंगे 14, और उसमें नए जो है वो 4 डाल दिए जाएँ, 1-2 पुराने डाल दिए जाएँ, और कहेंगे चलें जी यही 14 जज जो है वो सुन लें। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो जो है वो होगा, अजीब सा सिनेरियो जो है वो सिचुएशन जो है बनेगी। बहरहाल उसका इंतज़ार है कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो बड़े अहम स्टेज पे हैं।
और इन केसेस में अब 190 मिलियन पाउंड केस सबसे अहम इसलिए है कि क्योंकि उनमें उनको सज़ा हो चुकी है और उसी में वो इस वक्त जेल में है। 9 मई के केसेस में भी उनकी ज़मानतें नहीं हुई, वो तो हो ही जानी है, लेकिन सबसे अहम केस इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस ही है। उसमें अपील तो फाइल हो चुकी है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें उसमें नहीं आई थी। तो बैरिस्टर सलमान सफदर या इमरान खान की लीगल टीम से हमने पूछा था तो उनका ये कहता था कि हम देखेंगे, थोड़ा टाइम गुजार के फिर जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें जो है वो हम दायर करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में 17 जनवरी को इमरान खान साहब को सजा हुई थी, फिर एक हफ्ते के बाद यहाँ पे अपील दायर हुई, फिर उस पर एतराज़ात लगे, फिर अपील दायर हुई और अब अपील दायर हुए भी जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन गुजर चुके हैं। आज 15 फरवरी है, तो 17 जनवरी को सजा हुई थी, तो तकरीबन 28 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो अपील फिक्स नहीं हुई। अब वो अपील किस बेंच के सामने फिक्स होनी है, मेरा ये ख्याल है कि इस हवाले से हम रफली कह सकते हैं कि अब वो नए जजेस के सामने ही फिक्स होगी, क्योंकि हमने आखिरी जो पैटर्न देखा जस्टिस आमिर फारूक का कि जब वो इमरान खान के केसेस से तोशाखाना 2 केस और जो इद्दत वाला केस है, इन दोनों केसेस को जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने आखिरी नंबर के, मतलब वो 11 या 10 या 11 नंबर के जो जजेस थे, एडिशनल जजेस जिन्होंने 20 जनवरी को हलफ लिया था, एक के सामने जो है वो 23 से 24 जनवरी को एक हाई प्रोफाइल केस लगा दिया। एडिशनल जजेस मैं इसलिए कह रहा होता हूं कि एडिशनल जज जो होता है उसकी 1 साल की कारकर्दगी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना होता है कि ये जो है वो बतौर जज काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद जो है वो उसने या तो कंफर्म होना है या ये है दोबारा जो है उसको वापस भेज देंगे और उसकी जजी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो एक डेपुटेशन उसको हम क्या कहेंगे कि उसमें एक चेक है, उसकी कारकर्दगी देखी जा रही है, तो एडिशनल जज को इतना हाई प्रोफाइल केस मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि ये नहीं देना चाहिए। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 2 केसेस दिए। तोशाखाना 2 केस 28 जनवरी को उसकी समाअत हुई थी, आखिरी 2 दफा जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब पे जो है वो इतराज हुआ कि आप केस से अलग हो जाएं, स्टे दे दें, ना केस से अलग हुए ना स्टे दिया, और 28 जनवरी से लेकर आज 15 फरवरी हो गई है, अभी तक दोबारा केस वो फिक्स भी नहीं हुआ। और तोशाखाना 2 केस अडयाला जेल में उसकी जो कार्रवाई है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, उस पर गवाहों के बयान जरा और वो सारी चीजें आगे हो रही हैं। उससे बिल्कुल मैं इक्वली अगर आप देखूं कि अगले 1-1.5 माह में अगर इमरान खान साहब की यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस में अपील जो है वो लग जाती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी आ जाती है, उस पर दलाइल भी हो जाते हैं, इवन 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी सजा मुअत्तल होकर जमानत भी हो जाती है, तो तोशाखाना 2 केस जो है वो उस वक्त तक तैयार हो चुका होगा, उसमें उनको सजा भी हो सकती है। वगरना अगर उसकी कार्रवाई रोकी भी जा सकती थी, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जब इमरान खान की इसमें जमानत मंजूर की थी तो उनकी जानिब से ऐसे ऐसे पॉइंट सामने आए थे कि ये केस ख़त्म भी हो सकता था, इमरान खान की बरियत भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तब्दीलियाँ हैं वो एवं नहीं आई। इद्दत वाले केस में भी जस्टिस आजम खान उनके सामने ये केस था, फिर उनके पर इतराज़ हुआ कि आप पहले ही बतौर सेशन जज ये केस सुन चुके हैं, उन्होंने केस ट्रांसफ़र किया, फिर बेंच नहीं बना। 190 मिलियन पाउंड केस में भी अभी बेंच नहीं बना, और बेंच अगला हफ्ता शायद जो है वो बन जाए, क्योंकि अब जो है वो जो ट्रांसफ़र जजेस भी आ चुके हैं, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, और बेंचेज जो है वो डिवीजन बेंचेज नए जजेस जो है ट्रांसफर जजेस के आपस में बन रहे हैं और पुराने जजेस के आपस में बन रहे हैं, क्योंकि 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की हुई है और उनका जो केस है आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना है, आइंदी बेंच के सामने वो केस जाना है। तो बजाय ऐसे लगता है कि हो सकता है कि वो जो 5 जजेस हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन या वो सीनियरिटी का इशू लेकर अदालत पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनके हो सकता है कि डिवीजन बेंच जो है वो जो ट्रांसफर जजेस हैं उनके साथ ना बने, या खास तौर पर जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर की वजह से इन जजेस की सीनियरिटी जो है वो एक दर्जा वो तनजली हुई, बाकी जजेस का कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि बजाय ऐसे लगता है कि जो ट्रांसफर जजेस हैं उन्हीं के बेंचेस बनेंगे और पुराने जजेस के अपने बेंचेस बनेंगे। इमरान खान साहब के केसेस नए जजेस के सामने ही लगेंगे और नए जजेस ही देखेंगे। बाकी GHQ हमला केस, उसमें भी तकरीबन 15 गवाहों के बयानात हो चुके हैं और उन गवाहों के बयानात पर अब जरा नहीं हुई, इसलिए जब जरा होगी तो पता उस वक्त लगेगा कि गवाह आता है, बयान देता है जो भी वो बयान देना चाहे, और उसके बाद जब जरा होती है उस वक्त उससे पता चलता है कि वो कितना अथेंटिक गवाह है और कितना अथेंटिक गवाह नहीं है। तो वो केस भी आज जो है वो चल रहा है अडयाला जेल में, उसके हवाले से भी जो अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको जो है वो इन तमाम केसेस के हवाले से बताते जाएंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।